अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा। काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट्स में कहा था कि आप डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा के ऊपर वीडियो बनाएं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को ये टॉपिक मुश्किल लगता है। लेकिन अगर हम इस टॉपिक को कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करेंगे तो हम इसे फिंगर टिप्स के ऊपर याद कर सकते हैं। बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा को समझने के लिए हमें फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक और थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट का पता होना चाहिए कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन से इवेंट्स हो रहे होते हैं। तो उसके बाद हम आसानी से याद कर सकते हैं कि प्लेसेंटा की डेवलपमेंट किस तरीके से होती है। तो फर्स्ट वीक, सेकंड वीक और थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट की वीडियोस आपको मेरी प्लेलिस्ट जनरल एम्ब्रियोलॉजी के अंदर मिल जाएगी। आप उन वीडियोस को वहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर भी अभी हम प्लेसेंटा की डेवलपमेंट को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि फर्स्ट वीक में किस तरीके से इवेंट्स होंगे, फिर सेकेंड वीक और थर्ड वीक को। और आई बैट के इस वीडियो के बाद आप आसानी से याद कर सकते हैं कि डेवलपमेंट प्लेसेंटा की डेवलपमेंट किस तरीके से होती है। सो लेट्स स्टार्ट डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा बेसिकली आपको पता है एक ऑर्गन होता है जो कि न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को, और जो वेस्ट मैटर है उसको भी रिमूवल करता है। तो मल्टी फंक्शन होते हैं बेसिकली प्लेसेंटा के। तो उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है उसको भी हम देखते हैं। तो फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट में सबसे पहला इवेंट क्या होता है, आपको पता है कि हमारे पास ओवम है, ओवरीज हैं जो वो ओवम को रिलीज करती हैं, एग को, ठीक है। तो उसके बाद जो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं, फेलोपियन ट्यूब्स की फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, उन्हें हम कहते हैं फिम्ब्रिया उस ओवम को पकड़ लेती हैं, उसको सक कर लेती हैं जो कि ओवरी से रिलीज़ हुआ, और उसे बेसिकली फेलोपियन ट्यूब के अंदर ले आती हैं। तो फेलोपियन ट्यूब के अंदर अभी ओवम आ जाता है। उसके बाद फ्रॉम द यूट्राइन कैविटी यहाँ से स्पर्म मूव करता है, ठीक है। जो स्पर्म है, मेल स्पर्म, वो यहाँ से मूव करता है और वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर यहाँ पर आ जाता है। तो एट द एम्प्यूला वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है ओवम की और स्पर्म की। जो हमारे पास फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है, उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ये फिम्ब्रिया है जो कि सक कर रहा है ओवम को, ठीक है। उसके बाद एम्प्यूला है, इन्फंडिबुलम है। तो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं हमारी फेलोपियन ट्यूब के। तो एट द एम्प्यूला, ठीक है, तो एट द एम्प्यूला यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाती है, ओवम और स्पर्म मिल जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं आपस में, और एक जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तो ये जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाती है। अब जो जाइगोट है उसके अंदर जो सेकंड इवेंट हो रहा होता है उसे हम कहते हैं क्लीवेज, ठीक है। क्लीवेज क्या है, बेसिकली जाइगोट आपको पता है एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, ठीक है। जाइगोट एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसके अंदर अब क्लीवेज स्टार्ट हो जाती है। क्लीवेज क्या है कि जाइगोट में पहला क्लीवेज होगा, डिवीजन, क्लीवेज हम सिंपल डिवीजन है। पहला क्लीवेज होगा, जाइगोट 2 सेल बन जाएंगे। सेकंड क्लीवेज होगा, 2 से 4 सेल बन जाएंगे। थर्ड क्लीवेज होगा, 4 से 8 सेल बन जाएंगे। तो इस तरीके से सेल्स की तादाद बढ़ती रहती है और क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है इन द जाइगोट। उसे हम कहते हैं सेकंड इवेंट हो रहा है, क्लीवेज हो रही होती है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ, ठीक है, ये जाइगोट है, इसमें क्लीवेज हुई, इस तरीके से सेल्स की तादाद बढ़ती जाएगी। यहाँ पर एक स्टेज आता है जिसे हम कहते हैं 16 सेल स्टेज, ठीक है। जब ये जाइगोट डिवाइड होके, क्लीवेज हो के जब जाइगोट के सेल्स 16 सेल बन जाते हैं, ठीक है, जाइगोट 16 सेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो 16 सेल स्ट्रक्चर की जो एक बॉल होती है मास की, ठीक है, सेल्स की एक बॉल बन जाती है, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मरूला, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मरूला। तो मरूला क्या है, बेसिकली क्लीवेज होती है, क्लीवेज के बाद जाइगोट में क्लीवेज हो रही है। तो जब 16 सेल स्ट्रक्चर बन जाता है तो उसे हम कहते हैं मरूला। मरूला के अंदर आपको एक चीज़ सिर्फ जहन में रखनी है कि मरूला के अंदर 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं। जब क्लीवेज हो रही होती है, कुछ स्मॉल सेल्स होते हैं क्लीवेज के अंदर और कुछ लार्जर सेल्स बन जाते हैं फ्रॉम द क्लीवेज। तो मरूला के अंदर 2 तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कुछ स्मॉल सेल्स होते हैं जो कि इनसाइड वाला एरिया कवर कर लेते हैं, ये जो ब्लू के अंदर वाला एरिया कवर करते हैं स्मॉल सेल्स, इन्हें हम कहते हैं इनर सेल मास, ठीक है, इनर सेल मास। और जो लार्जर सेल्स होते हैं वो इन स्मॉल सेल्स को आउटर की तरफ से कवर कर लेते हैं। ये जो ब्लैक के अंदर है, इस आउटर वाले एरिया को हम कह देते हैं आउटर सेल मास, ठीक है। इनर सेल मास और आउटर सेल मास, इसे आपने याद रखना है। अब मरूला क्या होता है, बेसिकली जब मरूला यूट्राइन कैविटी के अंदर यहाँ पर आता है, तो यूट्राइन कैविटी के अंदर आपको पता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स होते हैं, वहाँ से यूट्राइन फ्लूइड रिलीज हो रहा होता है, डिफरेंट सिक्रीशंस रिलीज हो रही होती हैं। अभी आपको पता है मरूला, ये जो सेल्स हैं सारे, इनको न्यूट्रिशन कहाँ से आएगी, यही जो यूट्राइन सिक्रीशंस होती हैं, यही बेसिकली इनसाइड द मरूला मूव करती हैं और इन डेवलपिंग सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। तो ये जो यूट्राइन फ्लूइड होता है, इन यूट्राइन की कैविटी से जो ग्लैंड से निकल रहा होता है, वो इस तरीके से मरूला के अंदर आना शुरू होता है और स्मॉल कैविटीज़ बन जाती हैं, ठीक है।
वो जो स्मॉल कैविटीज़ होती हैं वो मिलकर एक बड़ी कैविटी बना लेती हैं, जिस कैविटी को हम कहते हैं ब्लास्टोसील। ठीक है, इस कैविटी को हम कहते हैं ब्लास्टोसील, और जो इनर सेल मास होता है वो ऊपर की तरफ पुश हो जाता है, तो इसे हम कह देते हैं ब्लास्टोसील। अब जब ब्लास्टोसील की फॉर्मेशन हो जाती है मोरुला के अंदर, तो हम इसको मोरुला नहीं कहेंगे, अब हम इसको कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट कह देते हैं। जब ब्लास्टोसील की फॉर्मेशन हो जाएगी तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन हो जाती है, और बेसिकली ब्लास्टोसिस्ट के अंदर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, हमने कहा था यहाँ पे इनर सेल मास है और आउटर सेल मास है। जब ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन हो जाती है तो इनर सेल मास और आउटर सेल मास को हम रीनेम कर देते हैं। हम क्या नाम रख देते हैं उनका? जो हमारे पास इनर सेल मास है, जो सेल्स हैं इनर वाले, उन्हें हम कह देते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट, और जो आउटर सेल्स हैं, आउटर सेल मास है, लार्जर सेल मास होता है जो, उन्हें हम कह देते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, एम्ब्रियोब्लास्ट और द ट्रोफोब्लास्ट। आपको यहाँ नाम से पता चल रहा है, ये जो इनर सेल मास है ब्लू में आपको, इसे हम कह रहे हैं एम्ब्रियोब्लास्ट। एम्ब्रियोब्लास्ट आपको नाम पर से पता लग रहा है कि एम्ब्रियोब्लास्ट यानी कि ये वो वाले सेल्स हैं जिससे आगे जाके एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी। जितना भी एम्ब्रियो होगा वो सारा फॉर्मेशन होगी इन स्मॉल सेल्स से, एम्ब्रियोब्लास्ट से। जो आउटर में लार्जर सेल्स हैं, जिन्हें आउटर सेल मास कह रहे हैं, जिनको हम रीनेम कर रहे हैं एज ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट बेसिकली हमारे पास, ट्रोफो का मीन्स होता है न्यूट्रिशन, तो ये ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होते हैं जहाँ से प्लेसेंटा की फॉर्मेशन हो रही होती है। तो आपने इसको ध्यान में रखना है कि एम्ब्रियोब्लास्ट और ट्रोफोब्लास्ट। तो एम्ब्रियोब्लास्ट को हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करने वाले, एम्ब्रियोब्लास्ट यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। ट्रोफोब्लास्ट को हम डिस्कस करेंगे कि क्या चेंजेस आएंगी आगे जाके। तो ये सारे इवेंट्स हो रहे होते हैं अभी तक के इन द फर्स्ट वीक। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, जिसके अंदर एम्ब्रियोब्लास्ट भी हैं, ट्रोफोब्लास्ट भी हैं, ये यहाँ पे आ जाता है इन द यूट्राइन कैविटी में, और ये इम्प्लांट होना शुरू हो जाता है। अब इम्प्लांटेशन कहाँ पर होती है? यूट्राइन कैविटी का जो अपर पार्ट है उसकी पोस्टीरियर वॉल के ऊपर। ठीक है, यूट्राइन कैविटी है, ये इसका अपर पार्ट है, इसकी पोस्टीरियर वॉल के ऊपर इम्प्लांटेशन होती है। अब इम्प्लांटेशन क्या है? इम्प्लांटेशन ये नहीं है कि वहाँ से ब्लास्टोसिस्ट आया और वो यहाँ सिर्फ अडेयर हो गया, अटैच हो गया और वो इम्प्लांट हो गया, वो वहाँ पे ग्रो कर लेगा, ऐसा नहीं होता। बेसिकली जब ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पर आता है तो इस ब्लास्टोसिस्ट से काफ़ी बुक्स में लिखा है कि कुछ एंजाइम्स रिलीज़ हो रहे होते हैं, प्रोटीएस एंजाइम्स रिलीज़ हो रहे होते हैं। वो प्रोटीएस एंजाइम बेसिकली जो यूट्राइन वॉल है, यूट्रस की जो वॉल होती है, वो इसको इरोड करती है, उसको डीजेनरेट हटा रही होती है, इरोड करती है और अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास जब यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट आता है तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स रिलीज़ कर रहा होता है और वो यूट्राइन की वॉल को इरोड करता है और अंदर इम्प्लांट हो जाता है, बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर अटैच होता है। तो इस तरीके से इम्प्लांटेशन हो जाती है। जो ब्लास्टोसिस्ट है वो इम्प्लांट हो जाता है इनसाइड द यूट्राइन वॉल के अंदर। ठीक है, वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है पूरा। ठीक है, अटैच नहीं होता, एब्जॉर्ब हो जाता है इनसाइड द यूट्राइन वॉल के अंदर। ठीक है, अब आपको पता है यूट्राइन वॉल की बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, यूट्रस, हमारा जो यूट्रस होता है फीमेल्स में, उसकी 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहले अगर इनसाइड, इनर से हम आउटसाइड की तरफ जाएं तो इनसाइड एंडोमेट्रियम, उसके बाद मायोमेट्रियम और उसके बाद पेरीमेट्रियम। तो जो मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम है उससे हमारा अभी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो इम्प्लांटेशन हो रही है वो सिर्फ एंडोमेट्रियम में होती है। तो मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम को हम नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि इम्प्लांटेशन हो रही है सिर्फ और सिर्फ इन द एंडोमेट्रियम। अब जब हम एंडोमेट्रियम को देखते हैं, यूट्रस की वॉल को, इनर, सबसे जो इनर वॉल है उसकी अगेन 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, एंडोमेट्रियम को हम दोबारा 3 लेयर्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। वो कौन सी लेयर्स होती हैं? यहाँ पर मैंने आपको 3 लेयर्स ड्रॉ किए हैं। ये एंडोमेट्रियम है, ठीक है, ये सारा एंडोमेट्रियम है। इस एंडोमेट्रियम को हमने लेटरल व्यू अगर हम देखते हैं तो इम्प्लांटेशन किस तरीके से हो रही है। ठीक है, तो उससे हम देखते हैं 3 लेयर्स हैं एंडोमेट्रियम की। वो कौन सी लेयर्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इनर टू आउट अगर हम जाएं तो स्ट्रेटम, कॉम्पैक्टम, ठीक है, तो स्ट्रेटम, स्पॉन्जियोसम और स्ट्रेटम बेसालिस। ठीक है, स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम, स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम और स्ट्रेटम बेसालिस। ये हमारे पास आ गया स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम, ये स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम और ये स्ट्रेटम बेसालिस। और ये लेयर्स हैं एंडोमेट्रियम की। ठीक है, एंडोमेट्रियम को हम अगेन डिवाइड कर रहे होते हैं 3 लेयर्स में, तो ये लेयर्स होती हैं एंडोमेट्रियम की। अब इसके अंदर बेसिकली जो ब्लास्टोसिस्ट है हमारा, आप लेटरल व्यू देख रहे हैं तो वो आके इस तरीके से इरोड करता है एंजाइम्स को रिलीज करके और इनसाइड द एंडोमेट्रियम एब्जॉर्ब हो जाता है।
अब यहाँ पे आपको एक चीज़ नोट करनी है कि जो ब्लास्टोसिस्ट की जो इम्प्लांटेशन हो रही है, ठीक है, ये ब्लास्टोसिस्ट की जो इम्प्लांटेशन है वो सिर्फ स्ट्रैटम स्पॉन्जियोसम तक होती है, ठीक है, स्ट्रैटम बेसिलिस तक नहीं है, ठीक है। ये ब्लास्टोसिस्ट यहाँ से इम्प्लांट हुआ यहाँ तक, ये ल्यूमेन है यूट्राइन कैविटी का। तो जो इम्प्लांटेशन हो रही है वो स्ट्रैटम कॉम्पैक्टम में हुई और स्ट्रैटम स्पॉन्जियोसम में हुई। स्ट्रैटम बेसिलिस में इम्प्लांटेशन नहीं होती, वो पीछे की तरफ ही रहेगा, ठीक है, हमारे ब्लास्टोसिस्ट से। तो इस चीज़ को नोट करना है। और एक और चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि ये जो हमारा ये हमारी एक बॉल की तरह ब्लास्टोसिस्ट है। तो ब्लास्टोसिस्ट का वो वाला पोल, ये वाला जो पोल है जो कि स्टार्ट करता है इम्प्लांटेशन को, ठीक है, फॉर सपोज करें यूट्रस है और ये ब्लास्टोसिस्ट है, ठीक है, ये वाला पोल ब्लास्टोसिस्ट का जो कि इम्प्लांटेशन को स्टार्ट करता है, उस वाले पोल को हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक पोल। तो यहाँ पे आपको एम्ब्रियोनिक पोल नज़र आ रहा है, ये वाला जो पोल है, ये वाला, ठीक है, इसे हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक पोल। एम्ब्रियोनिक पोल, इसका जो अपोजिट वाला पोल है ये वाला, ठीक है, जो अपोजिट साइड पे है उसे हम कहते हैं एब एम्ब्रियोनिक पोल, ए बी एम्ब्रियोनिक पोल। तो यहीं मैं लिख देता हूँ, एब एम्ब्रियोनिक पोल इस अपोजिट साइड वाले को कहते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को भी आपने याद रखना है। तो इस तरीके से इम्प्लांटेशन हो जाती है। इम्प्लांटेशन होती है बेसिकली स्टार्ट होती है 7th डे ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर, ठीक है, फर्स्ट वीक का जो लास्ट डे होता है उस दिन इम्प्लांटेशन स्टार्ट होती है। और इम्प्लांटेशन ऐसा नहीं है कि इम्प्लांटेशन हुई और एकदम इम्प्लांटेशन हो जाती है, ये 4-5 दिन इम्प्लांटेशन चलती है और अबाउट 12th डे ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ तक इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो जाती है। अब आफ्टर द इम्प्लांटेशन ये जो एंडोमेट्रियम है, ठीक है, जो एंडोमेट्रियम है इसको हम रीनेम कर देते हैं, ठीक है, कोई नई एंडोमेट्रियम नहीं आ रही है, ये जो एंडोमेट्रियम पहले ही प्रेजेंट है, ठीक है, एंडोमेट्रियम जो लेयर है यूट्राइन कैविटी की, यूट्राइन वॉल की, उसे हम रीनेम कर देते हैं आफ्टर द इम्प्लांटेशन। जब ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो गया, अब हम रीनेम कर रहे हैं एंडोमेट्रियम को। वो कैसे रीनेम करते हैं, यहाँ पे आप देखें, ये वाली जो एंडोमेट्रियम जो कि एम्ब्रियोनिक पोल को लाइन कर रही है, ये वाली, ठीक है, एंडोमेट्रियम जो कि एम्ब्रियोनिक पोल को लाइन कर रही होगी, यहाँ पर इस एंडोमेट्रियम को हम कहते हैं डेसिडुआ बेसिलिस, ठीक है। वो एंडोमेट्रियम जो कि लाइन कर रही है एम्ब्रियोनिक पोल को, उसे हम कहते हैं डेसिडुआ बेसिलिस। वो एंडोमेट्रियम जो कि कैप्सूल की तरह पूरे ब्लास्टोसिस्ट को यहाँ पे सराउंड कर रही है, उसे हम कह देते हैं डेसिडुआ कैप्सुलैरिस। सिंपल है, कैप्सूल की तरह सराउंड कर रही है ब्लास्टोसिस्ट को जो एंडोमेट्रियम, उसे हम कह देते हैं डेसिडुआ कैप्सुलैरिस, ठीक है, डेसिडुआ कैप्सुलैरिस। अब तीसरी डेसिडुआ क्या होगी, यहाँ देखते हैं इस वाली बड़ी डायग्राम में, ये हमारे पास डेसिडुआ बेसिलिस है ये वाला, उसके बाद ये वाला डेसिडुआ कैप्सुलैरिस है, और बाकी जो एंडोमेट्रियम है जो बाकी की यूट्राइन कैविटी को लाइन कर रही है, ये वाली ये वाली ये वाली, इसे हम कह देते हैं डेसिडुआ पेराइटैलिस, ठीक है, डेसिडुआ पेराइटैलिस। सो आफ्टर द इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो हमने एंडोमेट्रियम को रीनेम कर दिया एम्ब्रियोनिक डेसिडुआ बेसिलिस, जो कैप्सूल की तरह सराउंड कर रही है उसे हमने डेसिडुआ कैप्सुलैरिस, और बाकी जो यूट्राइन कैविटी के अंदर प्रेजेंट है एंडोमेट्रियम, उसे हमने कह दिया डेसिडुआ पेराइटैलिस, ठीक है। तो ये एंडोमेट्रियम ही है, इसे सिर्फ हम रीनेम कर रहे हैं। अब रीनेम क्यों करते हैं, बेसिकली जब इम्प्लांटेशन हो जाती है तो कुछ स्ट्रक्चरल और कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं इन द एंडोमेट्रियम, ठीक है, जिन्हें अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक आ जाएगा। तो वो जो चेंजेस आ रही होती हैं उस चेंजेस की वजह से हम इन्हें रीनेम कर देते हैं सिंपली, ठीक है, एंडोमेट्रियम को। तो इसमें हमने डेप्थ में नहीं जाना, यहीं तक हम क्लियर हैं हमें। तो इस तरीके से इम्प्लांटेशन हो जाती है। अब देखेंगे एंडोमेट्रियम के अंदर है हमारा ब्लास्टोसिस्ट। अब ब्लास्टोसिस्ट बड़ा होगा और ये आहिस्ता आहिस्ता इस पूरी यूट्राइन कैविटी को कवर कर लेगा, और क्या होगा एट द एंड, ये जो डेसिडुआ कैप्सुलैरिस है और ये डेसिडुआ पेराइटैलिस है, तो ये डेसिडुआ कैप्सुलैरिस और पेराइटैलिस फ्यूज हो जाएंगे आपस में, ठीक है, और उस पूरी कैविटी में ये जो हमारा पेराइटैलिस है वो पीछे की तरफ चला जाएगा, और ये दोनों फ्यूजन हो जाएगी ना, तो पूरे में हमारे पास हमारा एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है इस तरह की से यूट्रस के अंदर, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको। अब इन द सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट एक इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा होता है। अब हमने कहा था कि हम इनर सेल मास जो एम्ब्रियोब्लास्ट है उसको हम नहीं डिस्कस करेंगे, तो ट्रोफोब्लास्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं। अब ट्रोफोब्लास्ट बेसिकली इन द सेकंड वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर ट्रोफोब्लास्ट 2 लेयर्स के अंदर डिवाइड हो जाता है,
ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट जो आउटर सेल मास था वो 2 लेयर्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, एक इनर लेयर है एक आउटर लेयर। जो इनर लेयर आपको ग्रीन में नजर आ रही है, इस इनर लेयर को हम कहते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट। इस साइटोट्रोफोब्लास्ट को अगर आप देखें तो ये साइटोट्रोफोब्लास्ट बिल्कुल मतलब इनके अंदर एक एक न्यूक्लियस है, ये मोनोन्यूक्लियर सेल होते हैं और इनका जो मार्जिन्स हैं वो आपको विजिबल हैं। आप कह सकते हैं कि एक सेल है, ये दूसरा सेल, ये तीसरा, ये चौथा, तो इनके मार्जिन भी विजिबल हैं और ये मोनोन्यूक्लियर सेल्स हैं। ठीक है, तो इनर लेयर होगी, उसे हम कह रहे हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो कि 2 लेयर्स में डिवाइड हुए हैं, तो जो आउटर लेयर है उसे हम कहते हैं सिंसीशियोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, एक हमारे पास है साइटोट्रोफोब्लास्ट और ये सिंसीशियोट्रोफोब्लास्ट। साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सिंसीशियोट्रोफोब्लास्ट। सिंसीशियोट्रोफोब्लास्ट को आप देखते हैं कि बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, पॉलीन्यूक्लियर सेल्स हैं। ठीक है, और कोई मार्जिन्स नहीं है, आपको नहीं नजर आ रहा कि ये एक सेल है, ये दूसरा, ये तीसरा, बिल्कुल कोई सेल मेम्ब्रेन्स नहीं है। ठीक है, इन सेल्स की, तो ये एक मास ऑफ सेल प्रेजेंट है आउटर पे, जिसे हम कह रहे हैं सिंसीशियोट्रोफोब्लास्ट, और जो इनर पे हमें सेल लेयर बनी है उसे हमने कह दिया साइटोट्रोफोब्लास्ट। और ये कहाँ से आए हैं? बिकॉज ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट की प्रोलिफरेशन से। ठीक है, 2 लेयर्स बनाई है ट्रोफोब्लास्ट ने, इन दोनों साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसीशियोट्रोफोब्लास्ट। अब नेक्स्ट इवेंट क्या होता है, ये जो साइटोट्रोफोब्लास्ट हैं, ठीक है, जो सिंसीशियोट्रोफोब्लास्ट हैं आपको आउटर पे नजर आ रहे हैं, इनके अंदर बहुत सारी स्मॉल कैविटीज़ बनना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, उन कैविटीज़ को हम कहते हैं लैक्यूना। ठीक है, लैक्यूनार स्पेसेस डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। लैक्यूना क्या है? बेसिकली स्मॉल स्पेसेस होती हैं। तो यहाँ पर स्मॉल स्पेसेस डेवलप होना शुरू हो जाती हैं इन द सिंसीशियोट्रोफोब्लास्ट, उन्हें हम कहते हैं लैक्यूना। ठीक है, ये हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट में क्या होता है कि जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है, ठीक है, इनसाइड के अंदर साइटोट्रोफोब्लास्ट है, ये अपनी प्रोजेक्शंस देना शुरू कर देता है इनसाइड द सिंसीशियोट्रोफोब्लास्ट। किस तरीके से? आप देख रहे हैं कि हमारे पास साइटोट्रोफोब्लास्ट है, ये अपनी सेल्स की प्रोजेक्शंस देता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इनसाइड द सिंसीशियोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, इन प्रोजेक्शंस को हम कहते हैं प्राइमरी विलाय। ठीक है, तो जब आपसे एग्जामिनर ने पूछना है कि प्राइमरी विलाय क्या होता है, तो प्राइमरी विलाय बेसिकली प्रोजेक्शन है साइटोट्रोफोब्लास्ट की इनटू द सिंसीशियोट्रोफोब्लास्ट, इसे हम कहते हैं प्राइमरी विलाय। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? प्राइमरी विलाय यहाँ पर आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये हो गई। उसके बाद अब प्राइमरी विलाय जब ये आउटर तक चला जाता है सिंसीशियोट्रोफोब्लास्ट के, अब प्राइमरी विलाय कोशिश करता है कि मैं आपस में मिलें, 2 प्राइमरी विलाय कोशिश करते हैं कि हम दोनों आपस में मिल जाएं। अब ये मिलने के चक्कर में ये आउटर पे एक लेयर बनाना शुरू करते हैं इस तरीके से, ठीक है, सेल्स की, और ये इस तरीके से आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये आउटर पे एक और लेयर बन गई इन प्राइमरी विलाय के मिलने की वजह से। इस लेयर को हम कहते हैं आउटर साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ इनको हटाकर, आयो। ठीक है, ठीक है, तो आउटर साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल। तो आउटर साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल कैसे बना? प्राइमरी विलाय प्रोजेक्शंस आई साइटोट्रोफोब्लास्ट की इनटू द सिंसीशियोट्रोफोब्लास्ट। उसके बाद जो प्राइमरी विलाय उन्होंने आपस में मिलना शुरू किया, तो आउटर में एक लेयर बन गई जिसे हमने कह दिया आउटर साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल, क्योंकि ये साइटोट्रोफोब्लास्ट के सेल्स हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ आउटर पे सिंसीशियोट्रोफोब्लास्ट प्रेजेंट है। ठीक है, ये सारा प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हमारे पास प्राइमरी विलाय बना और हमारे पास आउटर साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल बन गया। अब इस जगह पर एक इंपॉर्टेंट इवेंट होगा। आपको पता है कि यूट्रस के अंदर स्पाइरल आर्टरीज होती हैं। ठीक है, तो वो जो स्पाइरल आर्टरीज होती हैं वो इस तरीके से आकर ये जो स्पेसेस बन गई हैं, मैंने कहा था लैक्यूनार स्पेसेस बनी है इन द सिंसीशियोट्रोफोब्लास्ट, तो उन लैक्यूनार स्पेसेस को हम अब इंटरविलस स्पेस भी तो कह सकते हैं। इंटरविलस स्पेस वो क्यों कह रहे हैं? 2 प्राइमरी विलाय के दरमियान में जो स्पेस है, तो क्या उसे हम इंटरविलस स्पेस नहीं कह सकते? तो कह सकते हैं। तो इन्हें हम कह रहे हैं अब इंटरविलस स्पेस। तो जो आर्टरीज होती हैं हमारे पास स्पाइरल आर्टरीज, वो यहाँ पर आके ब्लड देना शुरू कर देती हैं इन द लैक्यूनर स्पेसेस में, इंटरविलस स्पेसेस में। और ये फर्स्ट इवेंट होता है जब यूट्रो, ठीक है, जो हमारा यूट्रोफीटल जो सर्कुलेशन है उसका फर्स्ट इवेंट होता है। यहाँ पर पहली बार यूट्रस की और फीटस की सर्कुलेशन डेवलप हो रही है, जो ब्लड आ रहा है और फिर ये ब्लड डिफ्यूज़ होकर एम्ब्रियो तक जा रहा होता है। तो यहाँ पर ये इवेंट हो रहा होता है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट इमेज में आप देखें, यहाँ पर नेक्स्ट डायग्राम में
इसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये इंटरविलस स्पेस है जहाँ पे इस तरीके से ब्लड आ रहा है फ्रॉम द स्पाइरल आर्टरीज और ये वेन्स हैं, ठीक है। ये ग्रीन में आपको आउटर साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल नज़र आ रहा है, ये आपको प्राइमरी विलस मिल रहा है, ठीक है। और ये साइटोट्रोफोब्लास्ट है अंदर वाला और ये सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक और लेयर नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको वो लेयर नज़र नहीं आ रही बिटवीन, ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो और साइटोट्रोफोब्लास्ट के दरमियान में यहाँ पे मैंने एक ब्लैक में लेयर ड्रॉ की है। उस लेयर को बेसिकली मैं कह रहा हूँ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। अब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म यहाँ पर कहाँ से आ गई, सवाल ये बनता है। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बेसिकली काफ़ी बुक्स में ये कहते हैं कि अननोन इसका ओरिजिन है, लेकिन काफ़ी बुक्स में ये लिखा होगा कि ये साइटोट्रोफोब्लास्ट की सेल्स की प्रोलिफरेशन से बनी। काफ़ी बुक में होगा कि ये एम्ब्रियोब्लास्ट जो सेल्स हैं इनकी प्रोलिफरेशन से ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बनती है। तो उसमें डेप्थ में हमें नहीं जाना, आपको बस पता होना चाहिए कि बिटवीन द साइटोट्रोफोब्लास्ट और एम्ब्रियोब्लास्ट जो बन रहा है वहाँ पर एक लेयर बन जाती है, उससे हम कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, क्योंकि वो एम्ब्रियो से बाहर होती है। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बन जाती है। अब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म के अंदर क्या होता है कि जिस तरीके से सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट में स्पेसेस बनी थी, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म में भी स्मॉल स्पेसेस बनती हैं और वो आपस में मिल जाती हैं, तो एक बड़ी स्पेस बन जाती है, ठीक है। ये इस तरीके से स्पेसेस बन गई, ठीक है। ये जो स्पेस बन जाती है इनसाइड द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। सीलोम, ठीक है, कैविटी होती है, तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। इस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम की बनने की वजह से क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है वो 2 लेयर्स में डिवाइड हो जाती है। कैसे, आप अगर सपोज करें ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है, बीच में अगर मैं एक कैविटी बना दूं तो एक इधर हो जाएगी, एक इधर हो जाएगी, तो 2 लेयर्स बन गई एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म की। और उन लेयर्स को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये जो एम्ब्रियो बन रहा है अंदर, इसमें 2 कैविटीज़ होती हैं, एक ऊपर एमनियोटिक कैविटी होती है और नीचे यॉर्क सैक होता है, ठीक है। इसमें हम डेप्थ पे नहीं जा रहे। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म जो कि लाइन कर रही है, ठीक है, ये ब्लैक से मैं करता हूँ, जो कि लाइन कर रही है यॉर्क सैक को इस तरीके से अंदर की तरफ, उसे हम कहते हैं स्प्लांचोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। स्प्लांचोप्लूरिक, ठीक है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ठीक है। ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म हो गई जो यॉर्क सैक को लाइन कर रही है। अब वो वाली एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म जो कि एमनियोटिक कैविटी को ऊपर वाली और बाकी जो आउटर पे साइटोट्रोफोब्लास्ट को लाइन कर रही है, उसे हम कहते हैं सोमैटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ठीक है। सोमैटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। तो ये सोमैटोप्लूरिक और स्प्लांचोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बन गई। अब जैसे जैसे एम्ब्रियो का साइज़ बड़ा हो रहा होता है तो आउटर पे एम्ब्रियो के अब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म प्रेजेंट है। तो क्या होता है कि एम्ब्रियो की साइज़ की वजह से एम्ब्रियो जो पुश करता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म को, तो जो सोमैटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है जो यहाँ पे साइटोट्रोफोब्लास्ट को भी लाइन कर रही है, वो अंदर की तरफ पुश हो जाती है इनसाइड द प्राइमरी विलस, ठीक है। वो मूव कर जाती है इनसाइड द प्राइमरी विलस। पहले प्राइमरी विलस क्या था, सिंपल प्रोजेक्शन थी साइटोट्रोफोब्लास्ट की। अब इस प्राइमरी विलस के अंदर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म जो कि सोमैटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है पर्टिकुलरली, वो इस तरीके से अंदर इसके पुश हो गई है। अब इसको हम कहेंगे सेकेंडरी विलाय। तो सेकेंडरी विलाय क्या है, हमारे पास प्रोजेक्शन है साइटोट्रोफोब्लास्ट की और उसके अंदर अब प्रोजेक्शन हो गई है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म की, तो इसे हम अब कह रहे हैं ये है हमारे पास सेकेंडरी विलाय। तो सेकेंडरी विलाय की फॉर्मेशन हो जाती है इन द सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट। जब हम थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट में आते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि ये देखें आप, ये इनसाइड में एम्ब्रियो है, मैंने छोटा सा ड्रॉ किया है, ये एम्ब्रियो है, ये हमारे पास उम्बिलिकल कॉर्ड है। तो उम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर फीटल वेसल्स की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। फीटल वेसल्स की डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही है। तो जो फीटल आर्टरी है, ठीक है, जो फीटल आर्टरीज होती हैं वो इस तरीके से मूव करती हैं और वो भी इन जो हमारे पास विलाय बने हैं, ठीक है, उनके अंदर मूव कर जाती हैं, ठीक है। पहले हमारे पास प्राइमरी विलाय था, अब सेकेंडरी विलाय बना। अब थर्ड वीक के अंदर जो फीटल वेसल्स होती हैं वो भी मूव कर जाती हैं इनसाइड द सेकेंडरी विलाय के अंदर। अब सेकेंडरी विलाय को हम कह देते हैं टर्शरी विलाय। तो टर्शरी विलाय क्या है, टर्शरी विलाय के अंदर सबसे पहले फीटल ब्लड वेसल होगी, उसके बाद एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास साइटोट्रोफोब्लास्ट है। तो इस स्ट्रक्चर को हम कह देते हैं, ये हमारे पास बन जाता है टर्शरी विलाय। तो प्राइमरी विलाय, सेकेंडरी विलाय और द टर्शरी विलाय। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि इन विलायस को हम कहते हैं प्राइमरी कोरियोनिक विलाय, सेकेंडरी कोरियोनिक विलाय, कोरियोनिक विलाय और टर्शरी कोरियोनिक विलाय। तो व्हाट इज कोरियोन? आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि कोरियोन क्या होता है।
कॉरियन बेसिकली अगर आप देखें इस स्ट्रक्चर को, जो सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट जो सारा है, और सोमैटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, इन तीनों लेयर्स को मिलाकर हम कहते हैं ये कॉरियन है। तो कॉरियन क्या है? साइटोट्रोफोब्लास्ट, सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट और फिर सोमैटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, इन तीनों लेयर्स को हम कहते हैं कॉरियन। तो ये आप देखें तो विलाय भी यहीं कॉरियन में ही बन रहे होते हैं। तो इन विलाय को हम कहते हैं प्राइमरी कॉरियोनिक विलाय, सेकेंडरी कॉरियोनिक विलाय और द टर्शरी कॉरियोनिक विलाय। और ये विलाय बेसिकली स्ट्रक्चर हैं जो कि मेन रोल अदा करते हैं इन द प्लेसेंटा, ठीक है, इनका मेन रोल होता है इन द प्लेसेंटा में, और यही माइक्रो न्यूट्रिश, इनके अंदर ही ब्लड वेसल्स हैं, तो यहीं से एक्सचेंज हो रहा होता है न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है। अब आप इस इमेज में अगर देखें तो ये वाला एरिया है डेसिडुआ बेसिलिस वाला, ठीक है। तो ये जो कॉरियन होते हैं इनकी जो ज़्यादा डेवलपमेंट होती है वो डेसिडुआ बेसिलिस वाले एरिया पर ही होती है, क्योंकि यही वाला एरिया है जहाँ पर प्लेसेंटा प्रॉपर की फॉर्मेशन होनी है। जो प्लेसेंटा की डेवलपमेंट होती है वो इस वाले एरिया पे होती है, डेसिडुआ बेसिलिस वाले एरिया पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये कॉरियन की अच्छे से डेवलपमेंट होती है। जो बाकी वाला एरिया है सारा, ठीक है, फॉर सपोज, ठीक है, बाकी का जो एरिया होता है सारा फीटस का, जहाँ पर कॉरियन की डेवलपमेंट हो रही है वहाँ पर कॉरियन डीजनरेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और जो मेन डेवलपमेंट होती है वो डेसिडुआ बेसिलिस के ऊपर ही सही से हो रही होती है। तो यहाँ पर हम कह देते हैं कि जो डेसिडुआ बेसिलिस पे जो हमारे पास कॉरियन होता है, इस कॉरियन को हम कहते हैं कॉरियोनिक फ्रंडोसम, ठीक है, कॉरियोनिक फ्रंडोसम। कॉरियोनिक फ्रंडोसम क्या है? डेसिडुआ बेसिलिस वाला एरिया है जहाँ पर अच्छे तरीके से कॉरियन की डेवलपमेंट हो रही है। बाकी का एरिया होता है जहाँ पर कॉरियन डीजनरेट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे कोई प्लेसेंटा तो फॉर्म हो नहीं रहा, तो उसको हम कहते हैं कॉरियोनिक लीव, ठीक है, LEAVE, कॉरियोनिक लीव, ठीक है, वहाँ पे कोई फॉर्मेशन नहीं हो रही है, तो ये हम कह देते हैं इसको कॉरियन को, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अब हम आ जाते हैं पर्टिकुलरली, अगर आपको ये सब आ गया समझ तो अब ईजी है बिल्कुल। प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा आपको पता है कि एक डिस्क्वाइड ऑर्गन है, ठीक है। अब डिस्क्वाइड ऑर्गन क्या है? प्लेसेंटा की बेसिकली दो प्लेट्स होती हैं, ठीक है। आप सपोज करें ये ये एक नीचे की प्लेट, ये एक ऊपर की प्लेट, ठीक है। ये प्लेसेंटा है हमारे पास, एक ऊपर वाली प्लेट है, एक नीचे वाली प्लेट है। डिस्क्वाइड ऑर्गन है, दो प्लेट्स होती हैं और दोनों प्लेट्स आपस में कनेक्टेड होती हैं बाय द टर्शरी विलाय। जो हमारा टर्शरी विलाय बना है वो इन दोनों प्लेट्स को कनेक्ट कर रहा है बीच के अंदर। तो हम कह सकते हैं इस टर्शरी विलाय को एज स्टेम विलाय, ठीक है, STEM, स्टेम विलाय, ठीक है। तो हम इसको स्टेम विलाय भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस टर्शरी विलाय को, तो ये स्टेम विलाय होता है जो कि यहाँ पर प्रेजेंट होता है इन द प्लेसेंटा। अब हम देखते हैं कि प्लेसेंटा की कौन कौन सी दो प्लेट्स प्रेजेंट हैं। तो एक डिस्क्वाइड ऑर्गन है तो दो प्लेट्स कौन सी होती हैं? प्लेसेंटा की एक प्लेट होती है टुवर्ड्स द फीटस, ठीक है। आप सपोज करो ये प्लेसेंटा है, उसका एक वाली प्लेट है टुवर्ड्स द फीटस है, एक वाली प्लेट होगी टुवर्ड्स द मदर। तो फीटस की तरफ जो प्लेट होती है उसे हम कहते हैं कॉरियोनिक प्लेट, और जो मदर की तरफ प्लेट होती है उसे हम कहते हैं बेसल प्लेट। तो पहले हम देखते हैं कॉरियोनिक प्लेट क्या है। अब कॉरियोनिक प्लेट बेसिकली क्या है? अब यहाँ से अगर हम देखें, ठीक है, ये हमारे पास है कॉरियोनिक प्लेट, ठीक है। अब कॉरियोनिक प्लेट क्या है? आप सपोज करें आप यहाँ पर खड़े हुए इन द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम में, और ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर्स को अगर आप देखेंगे तो क्या आपको नज़र आएंगे? सबसे पहले आपको नज़र आएगा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म नज़र आएगी आपको, ठीक है। आप यहाँ पे खड़े हैं तो आपको सबसे पहले ऊपर क्या नज़र आएगी? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म के अंदर अब फीटल ब्लड वेसल्स भी आ गई। ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है यहाँ पर, तो इसके अंदर फीटल ब्लड वेसल्स भी डेवलप हो चुकी हैं। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म विद फीटल ब्लड वेसल्स एक चीज़ हो गई। उसके बाद ऊपर क्या आएगा? साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म फीटल ब्लड वेसल के साथ। ऊपर हमारे पास आ गया साइटोट्रोफोब्लास्ट, और साइटोट्रोफोब्लास्ट से ऊपर क्या है? ये जो लेक्यूनार स्पेसिस हैं इससे नीचे भी थोड़ी सी सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट प्रेजेंट होती है, ठीक है, क्योंकि ये जो स्पेसिस हैं वो सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट के अंदर बनी है। तो उससे नीचे की तरफ जो ये हमारे पास है सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट, ये आ गई। तो इन तीनों स्ट्रक्चर्स को हम मिलाकर हम कहते हैं ये हमारे पास कॉरियोनिक प्लेट क्या है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म विद फीटल ब्लड वेसल्स, साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। बेसल प्लेट को अगर हम देखें तो आप बाहर से देखें, आप इस स्ट्रक्चर को आप बाहर से देखेंगे तो आपको बेसल प्लेट समझ आ जाएगी। सबसे बाहर की तरफ क्या होगी? जहाँ पे प्लेसेंटा की फॉर्मेशन हुई है, यहाँ से अगर आप देख रहे हैं डेसिडुआ बेसिलिस, तो डेसिडुआ बेसिलिस आ गया, ये आ गया डेसिडुआ बेसिलिस, ठीक है। उसके बाद है आउटर सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट,
ये आउटर सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट की लेयर आ गई। उसके बाद है आउटर साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल, ये जो बना है ये रहा हमारे पास आउटर साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल। उसके बाद है इनर सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, ये जो सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट का ये वाला जो लेक्यूनार स्पेसिस से ऊपर वाली जो सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट है ये, तो ये भी यहाँ इंक्लूड होती है इन द बेसल प्लेट। तो इसे मिला के हम कह देते हैं ये हमारे पास है बेसल प्लेट, ठीक है। तो हमारे पास कॉरियोनिक प्लेट है नीचे, ऊपर की मैटरनल साइड पे बेसल प्लेट है, और बीच के अंदर बेसिकली विलाय प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम स्टेम विलाय कहते हैं, ठीक है, जो कि कनेक्ट कर रहे हैं दोनों को। और स्टेम विलाय, ठीक है, ये एक स्टेम विलाय, ये दूसरा, ये तीसरा। तो इन स्टेम विलाय के दरमियान में जो स्पेसेस हैं उन्हें हम कह रहे हैं इंटरविलस स्पेसेस, आपको पता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होता है हमारे पास प्लेसेंटा का। अब अगर आपको प्लेसेंटा अगर आप प्लेसेंटा को देखो तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्लेसेंटा का पार्ट हमारा मैटरनल साइड वाला है, मदर साइड वाला है, और ये वाला पार्ट फीटल साइड वाला है, ठीक है, ठीक है। आप प्लेसेंटा को देख के कैसे बताएंगे? बेसिकली जो साइड होती है प्लेसेंटा की फीटस की तरफ, वहाँ पर उम्बिलिकल कॉर्ड की अटैचमेंट होती है। तो जिस साइड के ऊपर उम्बिलिकल कॉर्ड की अटैचमेंट होगी प्लेसेंटा पे, वो फीटस साइड है। और अपोजिट जो मैटरनल साइड होती है वहाँ वो काफ़ी इरेगुलर और लोब्ड होती है, वहाँ पे छोटे लोब्स बने हुए होते हैं, ठीक है। उन लोब्स को हम और उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वो जो लोब्स होते हैं उन लोब्स को हम कहते हैं मैटरनल कॉटिलिडॉन, ठीक है। यहाँ मैं लिखता हूँ मैटरनल कॉटिलिडॉन। मैटरनल कॉटिलिडॉन क्या है? बिल्कुल सिंपल है। आप यहाँ पर डेसिडुआ अगर बेसालिस को देखते हैं तो ये जो डेसिडुआ बेसालिस है, जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही होती है, प्लेसेंटा की फॉर्मेशन हो रही होती है, तो ये डेसिडुआ बेसालिस यहाँ पर ट्राई करती है कि क्या कि इन्वेड करे, ये इस तरीके से ये इन्वेड करने की कोशिश करती है फीटल साइड को, ठीक है। ये जो डेसिडुआ बेसालिस है ये अंदर की तरफ फीटस वाली साइड होती है उसको इन्वेड करने की कोशिश करती है। उस इन्वेड करने की कोशिश में क्या होता है कि ये इस तरीके से सेप्टा बन जाते हैं, इनको हम कहते हैं प्लेसेंटल सेप्टा, ठीक है। कि इसको इन्वेड करती है और इन सेप्टा के दरमियान वाला एरिया होता है वो लोब्ड की स्ट्रक्चर की तरह आ जाए। आप सपोज करें यहाँ से अगर दो चीज़ें इन्वेड करने की कोशिश करेंगे स्ट्रक्चर की, तो बीच वाला जो एरिया होगा वो लोब्ड स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये वाला जो लोब्ड स्ट्रक्चर बन गए इन्हें हम कहते हैं मैटरनल कॉटिलिडॉन, ठीक है। इनको हम कहते हैं मैटरनल कॉटिलिडॉन। और आउटर में इन मैटरनल कॉटिलिडॉन के दरमियान में फिशर बन जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं प्लेसेंटल फिशर। तो इससे हम कहते हैं मैटरनल कॉटिलिडॉन। और मैटरनल कॉटिलिडॉन को जब आप देखते हैं तो उसके अंदर आप देखें कि दो से ज़्यादा भी जो हमारे पास विलाय होते हैं, स्टेम विलाय, वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर मैं मैटरनल कॉटिलिडॉन कह रहा हूँ बार बार, तो इसका मतलब है कोई फीटल कॉटिलिडॉन भी होगा। तो फीटल कॉटिलिडॉन क्या होता है कि एक स्टेम विलाय विद इट्स फीटल वेसल्स, एक स्टेम विलाय विद इट्स फीटल वेसल के साथ हम उसको मिला के कह सकते हैं कि वो फीटल कॉटिलिडॉन है। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। जब हम स्टेम विलाय को देखते हैं तो जो हमारे पास विलाय है उसको अगर हम देख रहे हैं जो कनेक्ट कर रहा है दोनों प्लेट्स को, उसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये सिंपल स्ट्रक्चर है। इससे कुछ ब्रांचेस निकल रही हैं, इन ब्रांचेस को हम कहते हैं रेमस, कोराए। इन ब्रांचेस से फिर कुछ फाइन ब्रांचेस निकलती हैं, उन्हें हम कहते हैं रेम्यूलाए कोराए, ठीक है। और ये ब्रांचेस प्रेजेंट है इन द इंटरविलस स्पेसेस, ठीक है। इस तरह यहाँ पर भी एक विलाय होगा, स्टेम विलाय, ये इंटरविलस स्पेस आ गई। इस तरीके से ये ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं इन द इंटरविलस स्पेसेस। अब एक चीज़ आती है जिसे हम कहते हैं प्लेसेंटल बैरियर, ठीक है। जिस तरीके से ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, तो इसी तरह यहाँ पर एक प्लेसेंटल बैरियर भी होता है। जब आप पढ़ते हैं तो प्लेसेंटल बैरियर क्या है, ठीक है। सो प्लेसेंटल बैरियर क्या है? बेसिकली एक तरफ फीटल वेसल्स हैं, दूसरी तरफ मैटरनल वेसल्स हैं, इनके दरमियान में जो भी स्ट्रक्चर्स हैं वो एक बैरियर बना रहे हैं, उस बैरियर को हम कहते हैं प्लेसेंटल बैरियर। अब प्लेसेंटल बैरियर में क्या क्या है? आप सपोज कर लें यहाँ पे आप खड़े हैं इस फीटल वेसल्स के अंदर, जो फीटल वेसल्स हैं आप सपोज करें आप उसके अंदर खड़े हुए, तो बाहर आपको क्या नज़र आएगा? पहली लेयर आपको नज़र आएगी, यहाँ पे मैं जल्दी से लिख देता हूँ, एंडोथीलियम, ठीक है। फीटल कैपिलरीज की जो एंडोथीलियम है पहली लेयर वो होगी। उसके बाद क्या होगा, शॉर्ट में लिख देता हूँ, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। बाहर की तरफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, ये ब्लैक में आपको नज़र आ रही है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म के बाद क्या होगा? साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। साइटोट्रोफोब्लास्ट के बाद क्या होगा? सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। तो इस तरीके से काफ़ी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं।
जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद जब डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही होती है, ठीक है, तो उस वक्त ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होती है। तो उस वक्त जो फीटल वेसल्स होती हैं ये अपनी जो लोकेशन है उसको रीलोकेट करती हैं, तो ताकि ये बैरियर कम से कम हो सके। तो ये जो फीटल ब्लड वेसल्स हैं वो इसको इस तरीके यहाँ ऊपर की तरफ आ जाती हैं, रीलोकेट कर जाती हैं। और उसके बाद जब सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि इस बैरियर में सिर्फ क्या होता है कि एंडोथेलियम होती है और एक सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट होता है। इन दोनों एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म और साइटोट्रोफोब्लास्ट को ये मतलब उनके ऊपर की तरफ चली जाती हैं, और उसके बाद सिर्फ ये रिलोकेट करके बैरियर में सिर्फ दो चीज़ें रह जाती हैं, एक कैपिलरी की खुद की एंडोथेलियम और एक सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, ताकि इजीली ब्लड एक्सचेंज हो सके। तो इसे हम कहते हैं कुछ मैटरनल हमारे पास ये आ गई, ठीक है, हमारा बैरियर किस तरीके से बनता है। तो इस तरीके से भी हमने देखा कि किस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है। तो अभी हम देख लेते हैं कि हम प्लेसेंटा को किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं। वीडियो काफ़ी वैसे ही लेंदी हो गई है, तो हम जल्दी से देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा किस तरीके से है। तो सबसे पहले हम शेप के ऊपर क्लासीफाई करते हैं प्लेसेंटा को। प्लेसेंटा की नॉर्मल शेप आपको पता है डिस्कॉइड शेप होती है प्लेसेंटा की नॉर्मल शेप। तो समटाइम्स क्या होता है कि प्लेसेंटा डिवाइड हो जाता है और दो डिस्कॉइड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, प्लेसेंटा डिवाइड होकर दो प्लेसेंटास प्रेजेंट होते हैं, तो उस वाली शेप को हम कहते हैं बाय डिस्कॉइडल प्लेसेंटा, ठीक है। समटाइम प्लेसेंटा डिस्कॉइड शेप नहीं होता बल्कि एक लोब की तरह प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसे हम कह देते हैं लोब प्लेसेंटा। और समटाइम ये जो आप देखते हैं ब्लड वेसल के ऊपर इस तरीके से डिफ्यूजली प्रेजेंट होता है प्लेसेंटा, ठीक है, तो इसे हम कह देते हैं डिफ्यूज प्लेसेंटा। और सम टाइम क्या होता है कि जो प्लेसेंटा इसको ठीक है, सम टाइम जो एक डिस्क्वाइड शेप ये हमारे पास प्लेसेंटा पहले प्रेजेंट है, तो इस डिस्क्वाइड शेप प्लेसेंटा का कुछ पार्ट सेपरेटली प्रेजेंट होता है, तो उसे हम कह देते हैं प्लेसेंटा सक्सेंटुरिएट। और सम टाइम्स ये हमारे पास क्या है, बेसिकली आपको पता है कि यहाँ पे डेसिडुआ बेसिलिस प्रेजेंट होती है, तो सम टाइम डेसिडुआ बेसिलिस इस तरीके से प्लेसेंटा को ओवरलैप कर रही होती है, तो उस प्लेसेंटा को हम कह देते हैं सर्कमवैलेट प्लेसेंटा, ठीक है। तो ये शेप के ऊपर आ गई। अब उम्बिलिकल कॉर्ड की इंसर्शन किस तरीके से होती है इन द हमारे पास प्लेसेंटा की फीटल साइड के ऊपर उम्बिलिकल कॉर्ड इंसर्ट होता है, तो वो भी डिपेंड करता है। आप देखें तो नॉर्मली सेंटर में होता है, ठीक है, तो नॉर्मल इंसर्शन होती है। समटाइम्स प्लेसेंटा के बिल्कुल मार्जिन के ऊपर अगर इंसर्शन होती है उम्बिलिकल कॉर्ड की, तो उसे हम कहते हैं मार्जिनल इंसर्शन है ये, ठीक है। और काफ़ी बार उम्बिलिकल कॉर्ड ब्रांचेस में डिवाइड होता है उसके बाद इंसर्ट होता है, तो इसे हम कह देते हैं फर्केड इंसर्शन। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि उम्बिलिकल कॉर्ड प्लेसेंटा पे अटैच होने से पहले एमनियन पे अटैच हो जाता है और उसके बाद प्लेसेंटा पर अटैच होता है, इंसर्ट होता है, उसे हम कह देते हैं वेलामेंटस इंसर्शन। तो ये डिफरेंट टाइप की इंसर्शन होती है। अब आपको पता है कि जो हमारा जो इम्प्लांटेशन होती है, ब्लास्टोसिस्ट जो इम्प्लांट हो रहा होता है वो एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट होता है सिर्फ, और एंडोमेट्रियम में भी डीपली नहीं इम्प्लांट होता। एंडोमेट्रियम के हमने 3 लेयर्स की, स्ट्रैटम कॉम्पैक्टम, स्पॉन्जियोसम और बेसिलिस। तो स्ट्रैटम कॉम्पैक्टम और स्पॉन्जियोसम में इम्प्लांटेशन होती है, बेसिलिस में नहीं होती, लेकिन काफ़ी बार डीपली इम्प्लांटेशन हो जाती है, ठीक है, बेसिलिस तक। उसको हम कहते हैं प्लेसेंटा एक्रीटा, ठीक है, प्लेसेंटा यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो उसे हम कहेंगे प्लेसेंटा एक्रीटा। सम टाइम जो इम्प्लांटेशन हो रही होती है वो टिल द मायोमेट्रियम तक हो जाती है, तो यहाँ पे प्लेसेंटा होगा तो उसे हम कह देंगे प्लेसेंटा इनक्रीटा। और सम टाइम पूरी जो थिकनेस होती है यूट्राइन वॉल की वहाँ पर इम्प्लांटेशन हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं प्लेसेंटा पेक्रीटा, ठीक है, सिंपल ही है, ठीक है। और लास्ट के अंदर अगर मैं बताऊँ कि जो प्लेसेंटा की इम्प्लांटेशन है वो नॉर्मली प्लेसेंटा आपको नॉर्मली प्रेजेंट मिलता है एट दी अपर यूट्राइन कैविटी के अंदर, ठीक है, अपर यूट्राइन कैविटी में वो नॉर्मल होता है। लेकिन काफ़ी बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है तो एबनॉर्मल लोकेशन पे प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है, तो उसे हम बेसिकली डिफरेंट डिग्रीज में डिवाइड कर देते हैं। आप अगर सपोज करें ये हमारे पास यूट्रस है और इंट्रा यूट्राइन अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है, ठीक है, ये इंटरनल ऑस है और यहाँ पे एक्सटर्नल ऑस होगा, तो अगर प्लेसेंटा लोअर यूट्राइन कैविटी में प्रेजेंट है तो ये फर्स्ट डिग्री प्लेसेंटा, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अगर वो प्लेसेंटा बिल्कुल मार्जिन ऑफ द इंटरनल ऑस के ऊपर प्रेजेंट है उसे हम कह देते हैं सेकंड डिग्री। और सम टाइम क्या होता है कि प्लेसेंटा बिल्कुल कवर कर रहा होता है इंटरनल ऑस को, इसे हम कहते हैं थर्ड डिग्री। लेकिन जब हमारा जब सर्वाइक्स डायलेट होता है तो इंटरनल ऑस ओपन हो जाता है, तो इस वजह से हम इसको थर्ड डिग्री कह रहे हैं। फोर्थ डिग्री में क्या होता है कि प्लेसेंटा कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है, इस तरीके से कि अब अगर डायलेट भी होगा सर्वाइक्स तब भी इंटरनल ऑस ओपन नहीं होगा, तो इसे हम कहते हैं फोर्थ डिग्री।
तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ डिग्री प्लेसेंटा। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई है, लेकिन काफ़ी चीज़ें बेसिक से हमने स्टार्ट की थी, फर्स्ट वीक, सेकंड, थर्ड, तो लेंदी हो गई वीडियो काफ़ी। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, उस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।